मैंने चाइना में एक प्रेजेंटेशन दिया था 2019 में। जिम गोइंग गाइज में बैक पेन होता है, दिस इज राइट, बट हर जिम गोइंग गाय में बैक पेन होता है, दैट इज रॉन्ग जी। डेडलिफ्ट को बहुत प्रिकॉशन से ही करना चाहिए एंड अंडर सुपरविजन। Hello and welcome to the new podcast show of Logically Sensible, where two people meet, discuss and share. In the same theme today we have invited a very renowned doctor, and I should not say only a doctor, orthopedic surgeon. He is none other than Dr. Nikhil Jain. हेलो गाइस। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने कम टाइम में आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और मेरे एक छोटे से प्लेटफॉर्म को आपने उस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया कि मैं जाके वहाँ पर जो लॉजिकली सेंसिबल के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कुछ ऐसी टिप्स दे पाऊँ जिसमें वो जितनी भी दर्द से रिलेटेड है, हड्डी से रिलेटेड है, नी से रिलेटेड है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हूँ आज कि जो हमारे डॉक्टर निखिल जैन हैं उनकी जो डिग्री है, शायद मुझे लग रहा है कि हमारा जो आधा प्रोग्राम है यूजुअली जो 1 घंटे का होता है या 45 मिनट का होता है, उसमें सर की डिग्री, डिप्लोमा और जितने भी सर के एक्सपीरियंसेस हैं वही बताने में निकल जाएंगे। तो अगर हम डॉक्टर निखिल जैन के बारे में बात करें, इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, तो ही इज़ कंसल्टेंट जॉइंट एंड ट्रॉमा सर्जन, MBBS, MS, CCIR। अगर इनकी हम जो जर्नी की बात करें जो एजुकेशन की, वो है इनकी जो ग्रेजुएशन इन्होंने की है SSMC रेवा MP एंड मास्टर फ्रॉम SAMC एंड PGI इंदौर MP से किया हुआ है इन्होंने। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि जो प्रेजेंटली ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं हमारे यहाँ पे, जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हमारे सर जो हैं डॉक्टर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। फिर हम इनकी बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइनल प्रॉब्लम्स, ये मैकेनिकल बैकएक और एक्यूट लंबगो TB स्पाइन आर इस फील्ड एक्सपर्टीज। मतलब ये जो एक्सपर्ट हैं, ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, ये उनके एक्सपर्ट भी हैं। और ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड डिलीवर्ड न्यूमरस प्रेजेंटेशंस एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये झांसी में ही काम कर रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली हमारे झांसी का नाम रोशन किया हुआ है। अगर हम अगली बात करें, so he has many national and international publications in renowned orthopedic journals। मतलब सर इसका अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसमें आपके क्या मतलब कुछ आपने लिखा भी है क्या इसमें, कुछ अपने एक्सपीरियंस? जो रेनाउंड जर्नल्स होते हैं ये, मतलब हमारे यहाँ जैसे इंडेक्सेशन होता है जी, जैसे आमतौर पे ISI को सब जानते हैं, ISI प्रमाणित जी। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक्स के कुछ जर्नल्स हैं जो कि हमारे जो ऐसी जो संस्था है पबमेड बोला जाता है उसको, पबमेड, जो ग्लोबली ऐसे जर्नल्स को एक्सेप्ट करती है जो कि पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यदि उन जर्नल्स में कुछ पब्लिश होता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू स्टडी, इट हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन ट्रू पेशेंट्स और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। अच्छा, तो ये आपने प्रैक्टिकल जो किया हुआ है? तो हम लोग जो रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे सपोज कहीं कुछ हो रहा है इस चीज़ का ऑपरेशन, हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं उससे जी, या हमें उससे कुछ नया मैसेज मिल रहा है कि ये करने से ये अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो वो हम कई पेशेंट्स पे करते हैं। देन वी राइट अ स्टडी रिसर्च आर्टिकल और फिर हम इन जर्नल्स को भेजते हैं कि दिस इज़ अ रिसर्च वर्क, हैव अ लुक एट दिस, एंड उन्हें अच्छा लगता है तो वो कुछ क्वेरीज भी पूछते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि ये नहीं, ये तो पुराना है, कुछ काम करिए, तो दे कैन ऑल्सो रिजेक्ट इट। बट यदि अच्छा लगता है, वो कुछ क्वेरीज होती है उनकी, हम उसको आंसर करते हैं और उन्हें वो सब सही लगता है तो दे एक्सेप्टेड एंड दे प्रिंटेड इन द जर्नल्स। सो आपके जो एक्सपीरियंस है ये प्रिंट हुए हैं? हाँ, काफ़ी चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं। तो झांसी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच जी। अगर मैं एक और बात करूं इनके बारे में, सर की जो लिस्ट बहुत लंबी है। एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, दैट मीन्स IOA, UPOA, ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, एशिया पैसिफिक एर्थोप्लास्टी सोसाइटी APS एंड ISKAA। ओ माय गॉड, मतलब एक इंग्लिश टीचर को भी प्रोनाउंस करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सर बहुत ही काबिल तारीफ सर आपके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको आज बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखते हैं। हाँ सर, दूसरा है इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन जो सर की, हाँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा, जो इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन सर ने दी है चाइना में स्पेशली, वो सर किस चीज़ पे दी है सर? थोड़ा सा सर उसके बारे में थोड़ा। मैंने चाइना में एक प्रेजेंटेशन दिया था 2019 में।
यूजुअली क्या होता है हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे घर में ही नी पेन का एक हर मरीज़, मतलब एक ना एक मरीज़ रहता ही है, जो कि हमारी दादी या मम्मी होते हैं जी। मतलब 50+ के बाद फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स में जी। नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वही धीरे धीरे बढ़ के ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोलते हैं हम, धीरे धीरे बढ़ के नी में प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि द ओनली ऑप्शन पीपल आर लेफ्ट विथ इज नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट। बट जो मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन किया था, मैंने एक न्यू टेक्निक पे प्रेजेंटेशन किया था, दैट वाज प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटमी। मतलब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट बनता है, नी जॉइंट, एक उसमें मेन हड्डी होती है टिबिया एंड फीमर। ठीक बट ये मैंने कुछ नया किया था कि टिबिया के बाजू में एक छोटी सी हड्डी होती है फिबुला। जी। हम यदि फिबुला को थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये नी रिप्लेसमेंट को एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो जो पेशेंट नी रिप्लेसमेंट से बहुत घबराते हैं या जिनको लगता है, जैसे फर्स्ट टाइम आप बताओगे नी रिप्लेसमेंट, पेशेंट शॉक में आ जाता है कि अच्छा नी रिप्लेसमेंट, ये तो बहुत बड़ी सर्जरी है जी। तो इन पेशेंट्स में जो कि हमारे पास अर्ली प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, तो हम उनको एक PFO नाम की सर्जरी भी बताते हैं, जिससे कि उनका रिप्लेसमेंट भी टल सकता है और उसके बाद हैप्पीली वो फर्स्ट डे से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पेन में भी काफ़ी रिलीव होता है। ग्रेट। तो अगर हम हाँ सर की स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग सर की CKC से हुई है, क्राइस्ट द किंग कॉलेज, और 11th and 12th की बात करें तो KV नंबर 2 झांसी। Yes, झांसी। चलो सर एक चीज़ तो है हमारी मिलती जुलती है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी KV से हुई है और सर की भी, बट फ़र्क बहुत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर की जो सर सर्व कर रहे हैं नेशन को और जो मैं भी सर्व कर रहा हूँ नेशन को, बट सर का लेवल थोड़ा सा हाई है। सर हम, अगर आप इजाज़त दें, Yes. अगर आपको कुछ अभी क्योंकि हम ये जो मैसेज होता है वो एट द एंड करते हैं, तो अगर आपको भी अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, वरना हम सर अगर आप इजाज़त दें तो हम क्वेश्चन का सिलसिला जारी We रखें। can continue with your question. ठीक है सर। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है सर से वो ये है कि वाई बैक पेन कमिंग इन जिम गोइंग गाइज, मतलब जो जिम जो सर बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं सर आजकल के ज़माने में, हर कोई शो ऑफ करना चाहता है विदाउट एनी रिपरकशन, मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं सोचे बिना वो जिम चले जाते हैं, तो सर उनको ये बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है सर। देखिए, जिम गोइंग गाइज में बैक पेन होता है, दिस इज राइट, बट हर जिम गोइंग गाय में बैक पेन होता है, दैट इज रॉन्ग जी, है ना। मतलब जिम इज नॉट अ रीजन फॉर बैक पेन। अब जिम तो तमाम लोग जाते हैं, कोई बॉडी बनाने जाता है, मसल बिल्ड करने जाता है, कोई लोग लीन एंड थिन होने जाते हैं, कोई वेट लॉस करने जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो जिम गोइंग गाइज, जैसे आमतौर पे ये उनमें होता है जो कि मसल बिल्ड करने जाते हैं, मतलब यंग टीनेजर्स, तो वो जो बैक एक्सरसाइजेज होती है, मेनली डेड लिफ्ट, मैं डेड लिफ्ट के लिए स्पेशली एक वो देना चाहूँगा कि डेड लिफ्ट को बहुत प्रिकॉशन से ही करना चाहिए एंड अंडर सुपरविजन। तो डेड लिफ्ट जब हम करते हैं तो उसमें यदि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लगा लेते हैं, और यदि मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द पोस्चर ऑफ अ स्पाइन ऑफ अ बैक ड्यूरिंग डेड लिफ्टिंग, तो वो जो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो वही हमें डिस्क वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आमतौर पर सब लोग शियाटिका बोलते हैं। दैट इज़ अ लेमन टर्म, मतलब नॉर्मल पीपल के लिए उसको शियाटिका बोला जाता है, बट उसका टेक्निकल टर्म देखें तो दैट इज PIVD, जो आपने एक बार अभी प्रोनाउंस भी किया था, PIVD, दैट मीन्स प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये डिस्क जो होती है हमारी दो स्पाइनल वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। जब हमारा पॉस्चर गड़बड़ होता है या अननेसेसरी ड्यू प्रेशर मतलब अपने बैक पे आता है, तो वो जब भी प्रेशर आता है तो डिस्क पीछे की तरफ स्लिप हो जाती है। तो पीछे से जो नर्व जा रही होती है, एक शियाटिक नर्व जाती है, जो कि हमारे बिल्कुल हिप के होते हुए नीचे तक सप्लाई करती है, टो तक। तो उस नर्व पर प्रेशर आ जाता है वो डिस्क के बल्ज होने के कारण, तो दैट इज नोन एट प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो डिस्क उस नर्व पर प्रेशर डालती है और नर्व का जो जो रूट है, मतलब हिप से लेके थ्रू आउट द थाई, देन नी, देन काफ एंड अप टू द टोज, तो वहाँ तक नर्व के अबनॉर्मल सेंसेशन पहुँचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे टिंगलिंग हो रही है पैर तक, या झुंझुनी हो रही है, या करंट सा दौड़, मतलब एनी अबनॉर्मल सेंसेशन थ्रू आउट दैट नर्व, बहुत कॉमन है यार। हाँ, तो ये जिम गोइंग में इसलिए होता है क्योंकि जो भी हो रहा है बस गलत वजन उठाने से हो रहा है। और जिम में ही नहीं है, घर पे भी, जैसे आप लेडीज़ लोग आप देखेंगे आमतौर पर सिलेंडर उठा लेते हैं, या गेहूं का बोरा खिसका लिया, या बर्तन से बड़ी डलिया खिसका दी कहीं, तो उनमें भी ये चीज़ कॉमन है। द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस इज रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग। अच्छा, मतलब आपने कह दिया ना रॉन्ग, आपको समझ में आ रहा है मेरे व्यूअर्स के रॉन्ग पोस्चर सर ने बोला, तो इसका मतलब इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। वेरी, कि अगर आपका पोस्चर ठीक रहेगा, आप अच्छे से बैठ के या खड़े होके या बॉडी सीधे रखेंगे या बैक पोर्शन सीधा रखेंगे, नहीं तो आप देखते हैं हमारे वेट लिफ्टर्स हैं जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स हैं, वो तो हम कितना वेट उठा रहे हैं, बट दे आर ट्रेन्ड इन दैट ना, दे नो हाउ टू लिफ्ट द वेट, हाउ टू मेंटेन द पोस्चर, दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, पहला सवाल तो सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर छक्का मार दिया। दूसरा सवाल देखते हैं
कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड टू अवॉइड बैक एक? एक तो मैंने जो अभी सबसे पहले चीज़ बताई आपको, एक पॉस्चर जी। और एक वो है कि हमें शो ऑफ में जिम में जो लोग क्या करते हैं, वो 20 किलो उठा रहा है तो मेरे को तो 25 उठाना है। अच्छा। तो ये चीज़ सबसे पहले कि वेट उतना ही उठाएं जितना अपनी एबिलिटी हो, मतलब जीरो से स्टार्ट करें। बैक स्ट्रॉन्ग, बैक जो एक्सरसाइज होती है ना, बैक को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ही होती है, बट इनिशियली हम उतना वो उठा लेंगे जो कि हमारा कोर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट इज़ हैवी वेट नहीं उठाना है, पोस्चर को मेंटेन करना है, हमेशा सुपरविजन में ही करना है। और यदि आपको अगर थोड़ा बहुत बैक एक है तो ऑलवेज यूज़ बेल्ट, जो लंबो सैक्रल एक बेल्ट आता है जो कि हमारी बैक को सपोर्ट करने के ही रहता है। मैं देखता हूँ आमतौर पे, मैं काफ़ी पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, बट वो उन्हें शर्म आता है पहनने में कि पब्लिक में बेल्ट अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा यार ये तो बेल्ट पहना है, इसको अभी से बैक एक हो रहा है। तो एक ये चीज़ भी है कि लोग शर्म के कारण भी वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं जो उन्हें पता है यूज़ करना है। और ये भी है कि हमें जर्क अवॉइड करना बैक पे, मतलब थोड़े से जो जिसको हम कहते हैं झटके टाइप के झटके। और मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, जो कि लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे सपोज किसी का ऑक्यूपेशन या किसी का जॉब ही दूर है, जहाँ से झांसी से ही किसी को 100-200 किलोमीटर डेली अप डाउन करना है। अब ये इफ़ ही इज़ यूजिंग टू व्हीलर फॉर दैट, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, रोड पे गड्ढे आते हैं, तो जहाँ जहाँ भी गाड़ी डिप हुई बैक पे जर्क आया, या स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी उचकी जरा सी भी, तो एक बैक पे जर्क आता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन रीज़न फॉर बैक पेन, नॉट ओनली जिम बट लॉन्ग ट्रैवलिंग इन एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, इनमें भी बैक पेन का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सर अगर मान लीजिए कोई इंसान का डेली अप डाउन कर रहा है वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, तो जो आपने जो बैक रिकमेंड जो बेल्ट रिकमेंड की है, तो वो लगाने से भी उसको अवॉइड किया जा सकता है। वो एक हम सपोर्ट तो है ही, इट इज़ मतलब उसका कुछ हार्म तो है नहीं, बिल्कुल। तो एक सपोर्ट ही मिल रहा है। और ज़्यादा शर्म है तो अपन कार में लगा के बैठो, व्हेन यू गो फॉर वर्क रिमूव इट इन योर कार। ठीक है सर, व्हाई देयर इज रेडिएशन टू लेग्स, मतलब ये कि रेडिएशंस क्यों जाती हैं लेग्स में? ये इसका भी आंसर मैं इनडायरेक्टली अभी कर चुका हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने बताया कि जो डिस्क प्रोलैप्स होता है तो वहीं से नर्व्स जारी होती है, तो वो नर्व हमारे दोनों तरफ जाती है, एक राइट लेग की अलग नर्व होती है, लेफ्ट लेग की अलग। तो जो डिस्क पीछे की तरफ बल्ज होती है ना, तो वो नर्व पे प्रेशर डालती है। अगर वो राइट साइड के नर्व पे प्रेशर डालिए तो राइट साइड में रेडिएशन होगा, लेफ्ट साइड में प्रेशर डालिए तो लेफ्ट साइड पे रेडिएशन होता है। और यदि सेंट्रली कभी कभार होता है कि सेंट्रल में लार्ज बल्ज है तो वो दोनों तरफ भी प्रेशर डालती है, तो कई पेशेंट्स में दोनों तरफ भी पेन फील होते हैं, मतलब रेडिएटिंग टू बोथ द लिम्स। हो सकता है सर कुछ सवाल आपको इरिटेट कर दें क्योंकि आप आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि आप सर उसमें एक्सपर्ट हैं। मतलब मैंने सर जो ये सवाल लिए ना, मैंने बच्चों से लेके सवाल पूछे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों के जितने भी बच्चे, क्या उनके पेरेंट्स ने भी सर रिकमेंड किया है कुछ, तो क्या है कि उन बच्चों की क्लैरिटी हो जाए सर। ये मेरा भी यहाँ आने का यही मकसद है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब हम अप्रोच तो वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को करेंगे, मगर इनिशियली हमने द बेस्ट डॉक्टर को इसलिए बुलाया है क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि सर यंगस्टर, वन ऑफ द यंगस्टर्स हैं हमारे सर की, ज़्यादा एज नहीं है, और वो जो जिम गोइंग हैं और जो लॉन्ग जो ट्रैवल करते हैं, वो सारी चीज़ों को सर पर्सनली समझते भी हैं इन सारी चीज़ों को। सर हाँ, ये क्वेश्चन सर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर डायबिटिक्स मोर प्रोन टू ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम? क्या जो जिनको डायबिटीज़ है, मतलब मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पता है यू आर इंग्लिश मीडियम, यू वर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड यू गिव ऑल द प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश ओनली इन अदर कंट्रीज एज वेल। मैं अपने बच्चों को मतलब अपने जो व्यूअर्स उनको समझाना चाह रहा हूँ कि जिनको डायबिटीज़ होती है, जो डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम से, क्या उनको सर ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, मतलब वो वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं क्या वो लोग? हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि डायबिटिक्स क्या हर डिसीज़ के लिए एक वल्नरेबिलिटी बढ़ाती है। डायबिटिक्स आर प्रोन टू एवरी डिसीज़, नॉट ओनली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बट एनीथिंग, लाइक जैसे उनको किडनी डिसीज़ है तो डायबिटिक्स को थोड़ा ज़्यादा होगा, लिवर डिसीज़ है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डायबिटीज़ में क्या ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो क्षमता होती है हीलिंग की, या किसी वुंड को या किसी भी चीज़ को रिपेयर करने की, थोड़ा सा नॉर्मल से कम हो जाती है। तो दैट्स वाई हर चीज़ इसमें डायबिटिक्स आर मोर प्रोन टू ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स और एनी डिसीज। अब ऑर्थोपेडिक में कॉमनली जो डायबिटीज़ में पाया जाता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, इसमें शोल्डर का मूवमेंट कम हो जाता है, तो वो और डायबिटिक्स में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। और जैसे कोई इंजरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, तो उनमें थोड़ा सा हीलिंग इज़ डिलेड। तो जो नॉर्मल पर्सन है वो उस चीज़ से जल्दी उभर पाएगा और जो एज कम्पेयर टू अ डायबिटिक पर्सन।
सर आप, मुझे लग रहा है आप वो भी हैं, क्या कहते हैं उसको, सूट शेयर, मतलब आप फ्यूचर भी देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल था व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर। सर ने पहले उसको इंक्लूड कर दिया उसके अंदर। आपने डायबिटिक्स की बात की तो इसलिए मैंने बताया फ्रोजन शोल्डर इज, मतलब फ्रोजन तो आप समझ रहे हैं कि फ्रीज हो गया है वहाँ पे। फ्रोजन मीन्स कि ये इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है, कि किसी में जैसे पूरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है या साइड में पूरा नहीं हो रहा है, मतलब इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाना, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पेन। और इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टर्म, तो उसको हम बोलते हैं अडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो हमारा कोई भी जो ज्वाइंट होता है उसके अराउंड जो सराउंडिंग में एक कैप्सूल होता है जो उसको सराउंड करता है फॉर स्मूथ मूवमेंट एंड फंक्शनिंग। तो अडेसिव कैप्सुलाइटिस मीन्स कि वो चिपक गया है वहीं पे। अच्छा। तो जो मतलब हमारा शोल्डर ज्वाइंट दो बोन्स में बनता है, आप देख रहे हैं, ये ह्यूमरस बोन होती है जी, और एक है स्कैपुला। तो जो शोल्डर बोन है स्कैपुला के ऊपर मूव करती है। ये जैसे अब फॉर एग्जांपल ये हमारा ह्यूमरस है और ये स्कैपुला की एक कैविटी है, दिस इज अ बॉल, ठीक है। एंड इट्स मूविंग इन दिस बॉल शेप स्ट्रक्चर। तो ये जब स्मूथ है सब तो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, बट यही अडेशंस आ जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कैप्सूल होता है। जी। तो बस वो कैप्सूल जब अडेसिव हो जाता है तो बोन्स यहाँ चिपक जाती हैं, तो मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसीलिए पेन फील होता है अगर हम ज़बरदस्ती मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटिक्स में थोड़ा कॉमन होता है, वही मैंने कहा कि हीलिंग एंड अदर ऑटोइम्यूनिटी फैक्टर्स। तो अगर सर हम अगला सवाल पूछे कि कैन कैल्शियम डेफिशिएंसी बी मेंटेन बाय डाइट अलोन? हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, बट आजकल आप जानते हैं कि हमारी डाइट भी इतना प्योर नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग होंगे घर में, आपके घर में अगर हो कोई दादी नानी, तो आप देखते होंगे वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है। या आप देखेंगे कि उनको बैक पेन नहीं है, बट हमारी मम्मी या हमारे कोई भी मतलब उनसे कम एज के लोगों को बैक पेन है। तो इसका रीज़न यही है कि जो पहले जो डाइट रहती थी, उनका जो दूध रहता था, उनका जो घी रहता था, दैट वाज प्योर। और आज जो हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, आप जानते ही मार्केट में एवरीथिंग इज इम्प्योर। हम कितना भी वो कोशिश कर लें कि ये यहाँ से आ रहा है, ये शुद्ध है, ये फलाना है, ढमका है, सब सब कहने वाली बात है सर। वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो डाइट अलोन से तो आजकल नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हम लोग जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको कॉमनली हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अलॉन्ग विद डाइटरी मॉडिफिकेशंस, है ना। तो डाइट प्लस मेडिकेशंस ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड अदर सप्लीमेंट्स तो हेल्प अस टू इम्प्रूव। ठीक है सर। नी पेन कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सर एज के हिसाब से, मतलब उसका एक्चुअली कोई रीज़न, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के लिए, क्योंकि आज अगर आप देखें तो जैसे अगर 18-19 साल का भी लड़का है तो उसको भी हो रहा है, और पहले नहीं होता था। तो क्यों ये मतलब इतनी ज़्यादा आपके पास, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलने आया हूँ सर आपके पास तो भीड़ बहुत भरमार रहती है हमेशा, तो सर ऐसा क्यों? देखिए, नी पेन का कारण तो भीड़ इतनी होती है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर हैं इसलिए है मुझे समझ रहा हूँ। हाँ, देखिए, नी पेन का कारण तो एक जो मैंने बताया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी से बोन्स हमारी वीक रहती हैं, बट ये तो एज रिलेटेड फैक्टर है। यंग पेशेंट्स में जो है एक्चुअली आजकल क्या एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं लोगों की, मतलब स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, सुबह से शाम लोग काम में ही गुजार रहे हैं। तो एक नी के लिए जो होता है, एक्चुअली नी जॉइंट में जो हमारा एक कार्टिलेज होता है, आपने अगर मेरे क्लिनिक पे कभी नोटिस किया हो, नी के मॉडल में दो बोन्स होती हैं, उनके बीच में एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ कैप्सूल बताया था, तो वैसा ही एक कार्टिलेज होता है। ये मतलब आम भाषा में बोलूँ कि एक रबड़ की एक परत होती है, रबड़ की। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे एक इंजन है गाड़ी का, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसमें हम ऑयल डालते हैं। अब आप देखेंगे अगर ऑयल ख़त्म हो गया और हम वो मशीन को रन कर रहे हैं, तो वो रगड़ खाएगी, मतलब आवाज़ करती है और धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो सेम फंक्शन है हमारे नी के कार्टिलेज का। तो जो कार्टिलेज है ना, वो भी इसी तरह से एक ऑयल बनाता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारी नी जॉइंट के स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब हर चीज़ की एक लाइफ होती है, ऑयल फिर उसका भी आप रिप्लेस करते ही हैं, टैंक्स का या मशीन्स का। ऐसे ही इसकी भी एक लाइफ है जो हमारी बॉडी में पहले से ही सेट है कि 50 साल चलेगा, 55 साल चलेगा, 60 साल चलेगा। बट जो ओवर एक्टिव लोग हैं, वो तो लाइफ तो उसकी इतनी है, आप 2 साल की चीज़ 1 साल में ख़त्म कर दो, 10 साल की चीज़ 5 साल में ख़त्म कर दो। तो आपने देखा होगा हमारी इंडियन पॉपुलेशन में ये चीज़ और कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी थोड़ा लाइफ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हम लोग, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, जो नहाते हैं तो उनको आदत है कि हम ज़मीन पे बैठ के ही नहाएंगे। बहुत लोग जो प्रेयर्स करते हैं उनका भी, या मुस्लिम पॉपुलेशन में देखें नमाज़ पढ़ते हैं, या हमारे यहाँ पूजा करते हैं, या आप लोगों के किसी के यहाँ भी मतलब चर्च में भी जो लोग घुटनों पे बैठ के प्रेयर करते हैं। तो ये
एक कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हम बैठ जाते हैं ज़मीन पे, जो कि और हम पेशेंट से कितना ही बोले वो अवॉइड नहीं हो पाती हैं। तो इस कारण ओवर यूज़ हो रहा है। ओवर यूज़ मतलब जब नी का फ्लेक्शन 90 डिग्री से, जैसे अभी ये जो अपन बैठे हैं इस पोजीशन में, नी इज 90 डिग्री फ्लेक्स, बट जो हम स्क्वाटिंग बता रहा हूँ तो उसमें नी 90 से भी ज़्यादा जाता है। अच्छा, जैसे जो इंडियन वॉशरूम में जो हम बैठते हैं स्क्वाटिंग करते हैं, तो दैट इज़ अप्रॉक्स 140 डिग्रीज, है ना। और जो वेस्टर्न कल्चर में हम देखेंगे तो दे आर यूजिंग कमोड्स, सीटेड लैट्रिन्स, तो वहाँ पे वो लोग बैठते हैं तो इट नी इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्रीज, है ना। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न कल्चर में जो कि चीज़ें हैं, जो कि उनके कल्चर है, वो थोड़ा इस टाइप का है कि उनके नी में वैसा नहीं हो पाता है। पर हमारे यहाँ सारी चीज़ें ज़मीन पर बैठ के होती हैं, तो हम लोगों को उखड़ू बैठना, स्क्वाटिंग करना, मतलब आलती पालती मार के बैठना जिसमें कि हाइपर फ्लेक्शन होता है नी का, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ऊपर नीचे बार बार होना, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। बहुत ज़्यादा रनिंग करना, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल नहीं, और यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ मतलब नी पेन का कारण होती हैं। चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि अगर जितनी आपने चीज़ें बताई है, अगर उनको जितना कम, पूरी तरीके से कम ना करें, जितना कम कर दें तो फ़ायदा होगा लोगों को। हाँ, मेरे पास जो भी नी पेन का पेशेंट आता है, मेडिसिन के साथ साथ उसको सबसे पहली चीज़ मैं बैठता हूँ कि ज़मीन पे बैठना बंद करो आज से ही। हालांकि लोग नहीं कर पाते हैं, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन टू देम इज अवॉइड स्क्वेटिंग, अवॉइड सिटिंग क्रॉस लेग्ड एंड अवॉइड यूज़ ऑफ इंडियन टॉयलेट। मतलब वेस्टर्न टॉयलेट के लिए सबको एडवाइस किया जाता है, उकड़ू आलती पालती मारने के लिए मना करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर अगर आप अलाउ करें तो एक बात बोलूँ मैं? बिल्कुल। मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है ये। मैं निखिल सर को पहले नहीं जानता था, फिर जब जान गया उसके बाद मुझे पता चला कि कितने मतलब अच्छे डॉक्टर हैं। और जितने लोग झांसी के हैं स्पेशली, वो तो सबको पता चल जाएगा कि सर, और जब उनकी डिग्री से भी पता चल रहा है और उनके एक्सपीरियंस से भी पता चल रहा है, बहुत सारी सर्जरीज करते हैं और सारी सक्सेसफुल होती हैं। मुझे नहीं पता था सर के बारे में एक्चुअली, जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ। मेरे एक कज़िन है, मैंने आपको उससे शायद शेयर भी किया था। हाँ। मेरे एक कज़िन है, उसका जो भाई है, मतलब मेरा कज़िन ही हुआ वो, उसके भाई को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि सर ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी। और मुझे नहीं पता कि मेरे कज़िन ने कब कहाँ से पता लगाया कि कोई डॉक्टर निखिल जैन है, अगर एक बार दिखाते हैं तो उनसे राहत मिलेगी या सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर वो आपके पास आया और आपने शायद उसे 15 दिन की दवा दी होगी, कोई सर्जरी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। सर 15 दिन में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हुआ क्या, हाँ वो मतलब ये मैं इतना कैजुअली बोल रहा हूँ, बट अगर आप उस फैमिली से, जो मेरे कज़िन हैं, अगर आप उनसे बात करें तो शायद वो तो इतनी दुआएं देते हैं निखिल सर को, एक्चुअली सर इतनी दुआएं देते हैं। और एक वो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे कलीग्स सब जानते हैं डॉक्टर निखिल जैन को। तो मैं ये झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, एक बात और, तो जब मुझे पता चला तो मैं अपनी सिस्टर को भी लेके गया सर के पास। इसके एल्बो में प्रॉब्लम हो रही थी और मेरा नेफ्यू है, मैं उसको भी लेके गया। आप यकीन करेंगे, चाहे जितने पेशेंट्स बैठे हों, चाहे जितने, भीड़ ही लगी रहती है हमेशा। सर ऐसा नहीं है कि कभी भी फॉर्मेलिटी करके किसी भी पेशेंट को देखें। ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ, मतलब ये बैकग्राउंड भी पता करते हैं कि उस प्रॉब्लम को मतलब एक्चुअली जेन्युइनली जानने की कोशिश करते हैं। जो आजकल के डॉक्टर है, ये नहीं कि नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ नहीं। मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं दवा, जैसे ऑल्टरनेटिव दवा मिल रही हो और भीड़ लगी है सर के क्लिनिक पे, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा था, नहीं, भीड़ लगी हुई है और मैं मतलब सर से कहता हूँ, मे आई कम इन? सर मुझे पहचान जाते हैं क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को भी दिखाता हूँ और अपने नेफ्यू को भी, तो सर तुरंत देख लेते हो, कहते हैं हाँ ये ऑल्टरनेटिव चल जाएगी। मतलब कई बार लोग घबराते हैं ना, क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट बैठे हुए हैं। सर इसके लिए सर दिल से अप्रिसिएशन है सर आपके लिए। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर मैं पूछूं इसको, इन फॉरेन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द एल्डरली आर सो एक्टिव एंड वर्किंग, बट इंडिया, अच्छा ये हो गया है सर, ये तो हो गया, सॉल्यूशन मिल गया हमें। हाँ, अब थोड़े सर कुछ टेक्निकल सवाल पूछते हैं। काफ़ी हम लोगों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जो बेसिक सवाल होते हैं। वाइवा हो रहा है, वाइवा हो रहा है। सर कह रहे हैं वाइवा हो रहा है। सर आपकी पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं। हाउ डू आई नो इफ अ बोन इज ब्रोकन और जस्ट ब्रूज्ड? अब बोन ब्रोकन तो एक्चुअली बोन ब्रोकन इज नोन एज फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर को हम यही कहते हैं कि हड्डी टूट गई है। जी। तो ये हमें ऐसे पता चलता है जैसे ब्रेक इन दी कंटिन्यूटी, इट इज नोन एज ब्रोकन बोन। अब यदि हमारे पैर की बोन है तो हमें वेट लेने में प्रॉब्लम होगी जी। जैसे ब्रूज जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, नॉट रिलेटेड टू बोन। अच्छा, ब्रूज ना, आपने देखो जैसे आपको किसी वेट आपके पैर पे गिरा तो यहाँ नीला या लाल पड़ जाता है, सो दैट इज नोन एज ब्रूज। बट यदि उसका इम्पैक्ट डीप रहा या वो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रहा तो इट कैन ऑल्सो ब्रेक योर बोन।
वो मतलब वो वैसे सर यूजुअली तो वो मांस पे होता है ना वो तो? हाँ, तो ब्रूस इज ऑन मास, मतलब जो आप कह रहे हैं कि स्किन और सुपरफिशियल टिश्यूज पे, बट बोन तो अंदर है ना, डीप। तो ब्रूस सुपरफिशियल इंजरी होती है और ब्रोकन बोन फ्रैक्चर जो है वो तो डीप इंजरी है, मतलब बोन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो यही डिफरेंस है। आपके लिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी मैंने बोला आपसे कि अगर जो बोन है हमें कैसे पता चलेगा कि टूट गई है या ब्रूज है, तो उसी से रिलेटेड है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ बोन टू हील? सी बाय बोन हीलिंग यू मीन्स फ्रैक्चर हीलिंग टाइम। तो फ्रैक्चर हील में यूजुअली फ्रैक्चर हीलिंग स्टार्ट फ्रॉम 6 वीक्स एंड इट्स में टेक एज लॉन्ग एज 2.5 months। बट हर बोन की अलग हीलिंग पावर होती है और हर बॉडी के डिफरेंट पार्ट की बोन, जैसे पैर की बोन, हाथ की बोन, कॉलर बोन, सबका अलग अलग टाइम होता है। तो ऐसा कोई हर बोन का फिक्स टाइम नहीं होता है। बट स्मॉल बोन जो जैसे छोटे मोटे फ्रैक्चर होते हैं जिनमें हम प्लास्टर लगाते हैं, लोग कहते हैं कि आप प्लास्टर लगा के रेस्ट करिए, तो इट यूजली टेक्स लाइक 1.5 to 2 months। अच्छा। बट लॉन्ग बोन होती है जैसे कि हमारी थाई बोन है या ये पैर की टिबिया है या हाथ की बोन है, तो इसमें लगभग अपन को 2 से 3 महीना अपन आमतौर पे मान सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम करने के लिए बोल देते हैं। बट हैवी वेट उठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बोन फ्रैक्चर होती है ना, तो साथ साथ मसल भी डैमेज होती है वहाँ की। तो बोन हीलिंग तो हम एक्सरे पे देख सकते हैं कि एक्सरे देखा बोन जुड़ गई है, बट मसल हीलिंग हम ऐसे मतलब एक्सरे में नहीं पकड़ पाते, तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो इसलिए थोड़ा सा ओवरऑल टाइम देखें तो 2 से 4 महीना एक एवरेज मान सकते हैं। अच्छा, क्या जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो अपना एग्जांपल दूंगा, डू आई ऑलवेज नीड सर्जरी फॉर अ फ्रैक्चर? जैसे अगर मान लीजिए मुझे फ्रैक्चर हो जाए तो क्या मुझे उसके लिए लास्ट ऑप्शन सर्जरी है क्या? सी लास्ट ऑप्शन इज ऑलवेज सर्जरी, बट लास्ट ऑप्शन पे तो हम लास्ट में ही जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर के पैटर्न पे डिपेंड करता है, बोन कौन सी है। अब सपोज ये पैर की बोन ये ब्रेक होती है फीमर, तो ये तो मतलब हमें इसका ओनली ऑप्शन है सर्जरी, क्योंकि इस पे तो हमारा वेट जाना ही है, इस पे ही हमें खड़ा होना है। बट कुछ बोन्स होती हैं ऐसे बॉडी की, कॉलर बोन है, क्लेविकल, आप लोग सब जानते हैं कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं ऐसे। तो ये अगर फ्रैक्चर होती है तो 90% ऑफ द टाइम्स इट डजेंट नीड सर्जरी। इसको हम कंजर्वेटिवली एक ब्रेस आता है, क्लेविकल ब्रेस, उससे ही मैनेज करते हैं। अरे वाह। और बाकी उंगलियों के छोटे फ्रैक्चर्स हैं, हमारे फुट के छोटे फ्रैक्चर्स हैं, तो दे आर ऑल्सो मैनेज्ड विदाउट सर्जरी। मोस्ट ऑफ देम कैन बी मैनेज्ड, बट देर आर सम फ्रैक्चर्स ऑफ दीज बोन्स ऑल्सो, मतलब छोटी बोन्स के भी कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो उनके लिए सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अब मैं मतलब डॉक्टर भी नहीं हूँ, उसके अलावा भी अब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो हमारे बॉडी की जो लंबी जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं उसके लिए तो क्या कहते हैं सर्जरी है, बट जैसे कॉलर बोन है या उंगलियां हो गई या पैर की छोटी उंगलियां हो गई, उसके लिए हम नॉर्मल एक प्लास्टर से मैनेज कर सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए वैसे तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को देख रहे हैं हमारे शो में, ये हमारी किस्मत है कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया हमारे व्यूअर्स को कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्थोपेडिक सर्जन को देख रहे हैं। बट सर अभी एक जेन्युइन क्वेश्चन कि अगर किसी इंसान को मतलब कब ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखना चाहिए, मतलब ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसे कोई हड्डी टूट जाए उसकी, तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एज है या पर्टिकुलर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें आपसे मिलना चाहिए? पर्टिकुलर सिम्टम्स तो वही हुए कि जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि बैक पेन वगैरह, बट यूजुअली अपन आजकल आपने देखा है कि लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस खुद ही करा लेते हैं। आजकल पैथोलॉजीज इतनी हो गई है कि लोग 6 मंथली या 3 मंथली खुद ही सारा पूरा फुल बॉडी चेकअप एक टाइप का करा लेते हैं। अब उसमें यदि आपको जैसे एक जनरल फिजिशियन हर फैमिली का होता है, जनरल डॉक्टर से जो हम कंसल्ट करते हैं, अब यदि उसमें आपको लग रहा है कि कोई डेफिशिएंसी है जो ऑर्थो रिलेटेड है, जैसे कि हो गया विटामिन डी डेफिशिएंसी दिख रही है, उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी दिख रही है, उसमें अपन को मेथिकोबाइलामाइन डेफिशिएंसी दिख रही है, दैट इज विटामिन B12, या फिर यूरिक एसिड रेस्ड आ रहा है किसी का, जो कि ऑर्थोपेडिक यूरिक एसिड अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसे भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है। वेरी मच। यूरिक एसिड अपने आप में ही एक तरह का आर्थराइटिस करता है, दैट इज नोन एज गाउट। अरे मर गए। तो ये तो दिस इज अ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ओनली। तो ये सब चीज़ें अगर मिलती हैं तो यू कैन गो टू ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं सवाल पूछ चुका हूँ कि कई मैंने रिपीटेडली क्वेश्चन लिख लिए हैं बच्चों के, क्योंकि व्हाट्सएप आए थे और कुछ मैंने स्कूल जाके भी बच्चों से पूछा था कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिए थे तो मैंने उसको उतार लिए थे। सर जैसे व्हाट कॉजेज लोअर बैक पेन, तो ये आप बता चुके हैं। हाँ, ऑलमोस्ट है। सर व्हेन इज बैक पेन अ सीरियस प्रॉब्लम? सी बैक पेन की सीरियसनेस अगर हमें जाननी है तो वी हैव एन इन्वेस्टिगेशन नोन एज MRI। तो हमें एक्सरे के बाद ना जो सेकंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर दिस बैक पेन,
तो दैट इज एमआरआई। अब एक्सरे में हम क्या देख पाते हैं कि हम बस वर्टिब्रीज देख पाते हैं। वर्टिब्रीज आर स्पाइनल कॉलम जो अपन देखते हैं ना कि हड्डियों, एक्सरे में केवल हड्डियां हमें दिखती हैं, बट जो एमआरआई होता है वो हमें दिखाता है कि हमारी जो डिस्क प्रोलैप होने के कारण नस पे कितना दबाव आ रहा है और किस लेवल पे आ रहा है। आप लोग कॉमन अगर सुना हो L4, L5, S1, ये हमारे लंबर वर्टिब्रा के लेवल हैं कि 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, L1, 2, 3, 4, 5। तो मोस्ट कॉमनली ये लंबर एरिया में ही डिस्क प्रोलैप्स होता है, जो कि लोअर बैक है हमारा लंबर एरिया। तो एमआरआई हमें यही दिखाता है कि जो डिस्क पीछे की तरफ बल्ज हुई है वो नस को कितना दबा रहा है और उससे कितना इफेक्ट आ रहा है, और वो हम उसी से जज कर सकते हैं कि हमें उसको सर्जरी एडवाइस करनी है या नहीं। यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि हम कंजर्वेटिव तरीके से मींस विदाउट सर्जरी नहीं हटा सकते, तो फिर सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। बट टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर सर्जरी और नॉट, एमआरआई इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। सर ऐसा कभी हुआ, ये पर्सनल सवाल है, ऐसा कभी हुआ है कि कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने बोला कि सर्जरी कर दीजिए, मतलब हमें तो सर्जरी करवानी है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला नहीं नहीं इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिकेशन से भी ठीक हो नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट इधर उधर, एक्चुअली क्या पेशेंट बहुत से अपन ने देखा अगर रूरल एरिया के पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन के पास सबसे लास्ट में आता है। वो अपने गांव में या इधर उधर कई डॉक्टर्स को दिखा चुका होता है, झोला छाप डॉक्टरों को, तो उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं हमने यहाँ खिंचवा लिया, वहाँ खिंचवा लिया, हमें उस पर आने वाला था कोई कसरत करवा लेते हैं, कोई खिंचाव करवा लेते हैं, कोई हल्दी चूना लगा लेते हैं। तो इन सब के फिर उसको वही लोग कुछ एडवाइस कर देते हैं, भैया तुम ठीक नहीं हो रहा, तुम्हें तो सर्जरी ही लगेगी। बट हम जब थरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा देखते हैं, अगर बैक पेन है तो एमआरआई कराते हैं या जो भी है, तो आफ्टर दैट ओनली वी डिसाइड। तो मोस्टली ऐसा कई बार निकल आता है कि उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उसे कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। मेरे 2 सवाल हैं उसी में जो मैंने पूछा था। एक ये जो खिंचवाते हैं लोग बाग, आप 0.1% भी सजेस्ट करते हैं खिंचवाना चाहिए? मैं तो कभी नहीं करता, बिल्कुल नहीं। और दूसरा सर, ये जो सर ऑइंटमेंट्स होते हैं कुछ, तो सर उसके ज़्यादातर लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मसाज करना है, तो ये ऐसा नहीं है कि मसाज ना करनी हो, कहीं कहीं करनी भी होती है, तो क्या हमें ये डायरेक्शन पढ़ने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। देखिए कुछ भी ऐसा अप्लाई करना, देखिए चोट लग रही है, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता है, तो फर्स्ट थिंग इज कि विजिट अ डॉक्टर हूएवर इज नियर टू यू और योर फैमिली डॉक्टर। तो डॉक्टर ही सही एडवाइस दे सकता है कि कई चीज़ों में मालिश करना बताते हैं और कई चीज़ों में हम अवॉइड करने। सिकाई का भी होता है, कोई गर्म सिकाई कर रहा होता है, कोई आइस से सिकाई कर रहा होता है, सब अलग अलग सजेस्ट करते हैं, बट इनकी भी कंडीशंस होती हैं अलग अलग कि कब गर्म सिकाई करनी है, कब आइस फॉर्मेंटेशन करना है। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसल्टेड बाय डॉक्टर बिफोर डूइंग एनी सच थिंग। जी बिल्कुल। तो ये तो हमारा हो गया वेनिस बैक पेन, अ सीरियस प्रॉब्लम आपने बता दिया। और व्हाट इज शियाटिका? ये शियाटिका है कि सियाटिका? शियाटिका वही मैंने बताया था कि जो डिस्क प्रोलैप्स होता है जी, तो शियाटिका वही है कि शियाटिक नर्व होती है एक बॉडी में। शियाटिक नर्व है? हाँ, शियाटिक नर्व एक नर्व है बॉडी की, जो कि हमारे, मैंने बताया था आपको, लंबर लेवल से नीचे तक, टो तक जाती है। हाँ, टो तक सेंसेशन कैरी करती है। तो इसी का इन्वॉल्वमेंट जब होता है, जो डिस्क शियाटिक नर्व को दबाती है, तो उसको शियाटिका कहते हैं। अच्छा। शियाटिका पेन मीन्स द पेन थ्रू आउट द रूट ऑफ शियाटिक नर्व। ओके, तो इसलिए इसको शियाटिका बोला जाता है। उसका सर उससे कुछ इस वाली नहीं, शियाटिका ये लोअर लंबर लेवल से है, ये सर्वाइकल रीजन होता है। अच्छा, ये सर्वाइकल है? ये सर्वाइकल है, ये मैंने बताया ना, आपको बताया कि स्पाइनल कॉलम का अपर मोस्ट पार्ट इज सर्वाइकल, जो हमारी नेक इन्वॉल्व करता है। बीच का पार्ट होता है डोर्सल, जो चेस्ट रीजन होता है, और फिर उसके नीचे आता है लंबर, तो जो लोअर बैक को बोला जाता है। तो ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आपने सुना होगा, बहुत कॉमन होती है। तो वहाँ पे भी मोर और लेस पैथोलॉजी यही होती है कि सडन जर्क टू द नेक, और वेट जो आजकल देखा जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, या बहुत से लोग हैं जो घंटों बिल्कुल ऐसे टेबल पे करे रहते हैं, उनको नेक, हाँ, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वर्क स्टेशन पे जो भी, तो उनको भी नेक प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे बैक एक के जो कारण हैं, वही इसी तरह के नेक पेन के भी कारण है, और वहाँ भी सेम सिम्टम आते हैं कि जो आप कह रहे थे ना, पूछा था आपने रेडिएशन क्यों होता है, रेडिएशन वाला। तो यहाँ नेक पेन जो होता है वो उसका रेडिएशन अपर लिम्स में होता है, मतलब हमारे राइट हैंड में पूरा नेक पेन से हाथों में पेन आता है, और बैक पेन से पैरों में पेन आता है। तो पैथोलॉजी वही है कि यहाँ पे जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो हाथों की होती है, और जो लोअर लंबर रीजन में नर्व इन्वॉल्व होती है वो पैरों की। ये अगर लोगों को समझ में आ जाए तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल हो गया सर, तो इसमें एक्सपर्ट हैं और मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज ऑर्थोपेडिक्स? ये आपको सबसे पहले पूछना चाहिए। हाँ, ये सबसे पहले पूछना चाहिए था, एक गलत थोड़ा फ्रेमिंग हुई क्वेश्चंस की जी। तो ऑर्थोपेडिक्स यही हुआ कि स्टडी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलो मीन्स मसल्स, स्केलेटल मीन्स हमारा जो जितनी भी बोन्स हैं हड्डी में, एंड जॉइंट्स।
तो स्टडी ऑफ मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स ऑल टुगेदर कंबाइंडली इनको हम ऑर्थोपेडिक्स ही कहते हैं। अच्छा, आपका नर्व से कोई लेना, मतलब आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो नर्व का नहीं है कि नर्व का उसके इन रिलेशन टू इन ऑर्थोपेडिक? रिलेशन टू ऑर्थोपेडिक्स जो नर्व्स हमारे में मोस्ट कॉमनली जो शियाटिका है वो नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, सर्वाइकल पेन जो होता है वो नर्व का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो दैट इज कॉमन, दिस इज अ कॉमन टॉपिक बिटवीन अ ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड अ न्यूरोसर्जन। तो बहुत से ऑर्थो स्पेशलाइजेशन इन, बहुत से ऑर्थो पीपल आर स्पेशलाइज्ड इन दिस स्पाइन ऑल्सो। देयर इज अ फर्दर स्पेशलिटी हु डू स्पाइन। तो जैसे मैंने इसमें स्पेशलिटी मतलब अलग से डिग्री तो नहीं ली है, बट मेरा जो एक्सपोजर था ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमारे यहाँ ऑर्थो में ही काफ़ी स्पाइन के केसेस ऑपरेट होते थे, मतलब डेली का एक ओटी स्पाइन का रहता ही था। तो मैंने तभी इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया कि आई एम डूइंग स्पाइन ऑल्सो। तो ये दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक बिटवीन न्यूरोसर्जन ऑल्सो एंड ऑर्थोपेडिशियंस ऑल्सो। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक्स हो गया, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स? कुछ बता दिए हम लोगों को ताकि हम लोगों को ये समझ में आ जाए और हमारे व्यूअर्स को कि ये सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है और आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है। देखिए, एक नी पेन और बैक पेन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये तो अपन को ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही मिलना है। और कॉमन जो हमारे नॉर्मल रूटीन में जो कॉमन होती है, एक एल्बो पेन इज़ वेरी कॉमन। ठीक है। जैसे एल्बो पेन मतलब आमतौर पे जो हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं जो किचन में काम कर रही हैं या फिर जो कपड़े धोती हैं या जो एल्बो भी बोल सकते हैं। टेनिस एल्बो, मतलब टेनिस एल्बो इज़ वन सच एल्बो प्रॉब्लम। देयर इज़ ऑल्सो अ गोल्फर्स प्रॉब्लम। तो टेनिस एल्बो को टेनिस एल्बो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा होता है। जी। क्योंकि उनका ये मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे एक हमारा टेंडन होता है ये इस साइड पे, और इस साइड पे जो होता है, जो दर्द होता है वो गोल्फर्स एल्बो, क्योंकि गोल्फर्स में इस साइड से यूज़ होता है। अच्छा, है ना? तो जो गोल्फ खेलते हैं उनको गोल्फर्स एल्बो कॉमन होता है जी। और टेनिस एल्बो तो हमारे एक सचिन तेंदुलकर जी को ही था, बहुत सुना होगा। हाँ, जी। तो उसके बाद से लोग थोड़ा सा टेनिस एल्बो को जानने लगे। तो टेनिस एल्बो में यही होता है, जो यहाँ से मसल यहाँ रिस्ट तक आती है ना, तो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है जी। तो उसकी वजह से जो हमारी रिस्ट के मूवमेंट्स हैं, जैसे कि कॉमन मूवमेंट जो होते हैं जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, कपड़े निचोड़ना जी, बेलन से रोटी बनाना, मसाला पीसना, मसाला पीसना, गाड़ी का एक्सीलेटर लेना, तो ये सब कारण होते हैं। हर चीज़ का एक जो रीज़न होता है ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग जी। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा दिन भर, जैसे धोबी लोग होते हैं कपड़े निचोड़ने, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। या जो कुक होते हैं दिन भर ही रोटी वाला काम कर रहे हैं, जो इस टाइप का, तो किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ कैन कॉज मतलब टेनिस एल्बो। ठीक है। तो एक कॉमन एल्बो पेन हो गया। शोल्डर पेन मैंने बताया, फ्रोजन शोल्डर इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, है ना? तो शोल्डर पेन भी काफ़ी कॉमन है। बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट पेन इज़ ऑल्सो। अब रिस्ट से भी ये होता है कि ये कॉमनली अपन देखते हैं कि जो यंग फीमेल्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको बार बार गोद में उठाना पड़ता है जी, तो उनको भी ये रिस्ट पेन कॉमन हो जाता है। क्योंकि यहाँ भी वही होता है कि मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ कैन कॉज पेन। तो यहाँ पे भी एक टेंडन होता है रिस्ट के अराउंड, है ना? तो EHL बोलते हैं, जो मतलब थंब का टेंडन होता है, एक्सटेंसर हॉलोसिस लॉन्गस। तो ओवर यूज़ जब बार बार उठाते हैं ना, तो ये टेंडन बार बार बोन के ऊपर रब होता है, तो वो भी इन्फ्लेम हो जाता है। कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ ना, तो उसका फर्स्ट साइन इज पेन। इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट साइन इज पेन एंड फॉलोड बाय स्वेलिंग। अच्छा, हाँ, सूजन भी आ गई, पेन एंड स्वेलिंग, तो ये बहुत कॉमन होता है। मैं सर इसी वजह से इसको, अच्छा ये मैं अच्छा हाँ ठीक है, चलो शुरू करें। मैं सर मतलब हमारी कोई ऐसी कोई थीम नहीं है, मतलब हमारा कोई वो स्क्रिप्ट नहीं है कोई इसी तरीके का। क्योंकि जब मैंने भी आपसे बात की तो आपने ये बोला मुझे क्वेश्चन वोश्चन की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस सवाल दागते रहना बस। मैं सर ये मेरा मतलब ऐसी क्वेश्चन है बीच में, और फिर मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा फिर से। मेरे अभी तक की आपकी सबसे अच्छी ऐसी सर्जरी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जाने हमारे डॉक्टर, क्योंकि भाई मेरा तो ब्लाइंड फेथ है आपके ऊपर एक्चुअली एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि मेरे घर में 2 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, और मेरा खुद का कज़न है, उसका तो बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने, और माई सिस्टर इज़ फीलिंग आई थिंक रिलैक्स नाउ। हाँ, रिलैक्स फील कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा जो भांजा है आपने किया है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी दर्द वर्द में काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा केस जो वो हर जगह से हार के आया हो जी, और फिर आपने उसे उसके पैरों पे चला दिया हो उसको, जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन है, सर वो थोड़ा सा शेयर कीजिए सर। हाँ, एक ऐसा केस है अभी हाल ही में हम लोगों ने किया था, आई थिंक 8-9 महीने या 10 महीने हुए होंगे। एक पेशेंट था जो कि बहुत पहले उसने ग्वालियर में कहीं अपना हिप रिप्लेसमेंट कराया था। हिप रिप्लेसमेंट, और मतलब उसका लगभग 2013 में हुआ था आई थिंक।
ठीक है। 2013 में उसका एक राइट हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, देन आफ्टर 6 इयर्स 2019 में उसका सेकंड हिप रिप्लेसमेंट हुआ था जी। उसको कोई डिसीज़ थी, एक कॉमन एवीएन होता है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया ये भी चीज़। एवीएन इज़ एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा, ये क्या मतलब ये जो हिप जॉइंट होता है हमारा, जो हिप जॉइंट भी जैसे मैंने आपको शोल्डर का बताया था बॉल एंड सॉकेट होता है, हिप जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट है जिसमें कि ये फीमर होती है। ह्यूमरस जो यहाँ पे शोल्डर में था वो ह्यूमरस था और हिप में हमारा फीमर होता है जी। तो जो फीमर की ये जो बॉल है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है क्योंकि दिस इज अ बॉल एंड दिस फॉर्म्स अ सॉकेट। जी। तो दिस बॉल मूव्स इन दिस सॉकेट। तो फीमर का जो हेड होता है ना तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा होता है, तो वो जो ड्राई हो जाता है एक तरह से, मतलब डेड हो जाता है, तो वी हैव टू रिप्लेस इट। ओनली ऑप्शन लेफ्ट देयर इज रिप्लेसमेंट। तो उसका कुछ और उसके कई कारण होते हैं जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो उसका यही चीज़ थी तो जिसके कारण उसका 2013 में फर्स्ट हिप रिप्लेस हुआ एंड देन 2019 में सेकंड। फिर क्या हुआ कि एक बार वो चलते चलते गिर गया। अब कोई भी मेजर सर्जरी होने के बाद यदि फिर से ट्रॉमा होता है तो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू डू विथ, है ना। तो वो फिर उसने सर्जरी, जब वो गिर गया तो उसका जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ था तो उसका उसी के अराउंड बोन टूट गया। तो ये ऑर्थोपेडिक्स में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है टू डील विद अ बोन फ्रैक्चर जिसमें पहले से ही कुछ इम्प्लांट डला हुआ हो, है ना। तो उसी क्योंकि इम्प्लांट ऑलरेडी डला हुआ है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है कि हम वहाँ दूसरा कुछ डाल पाएँ, तो उसी को उसके रहते हुए मैनेज करना एक डिफ़िकल्ट होता है। तो ही वो द पुअर गाय, तो कहीं वो कई जगह दिखाया, कहीं उसका बना नहीं, किसी ने मना कर दिया। और एक्चुअली क्या हम लोग जैसे आजकल क्या करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स केसेस लेते हैं, आप जानते हैं इतना सब कुछ हो गया, लोग बवाल करते हैं। एक्चुअली क्या सबको चाहिए 100% गारंटी, जो कि अब गारंटी तो हमारी अभी यहाँ से घर पहुँच पाएंगे कि नहीं इसकी भी नहीं सही कहा है ना। तो हम लिख के तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, बट व्हाट वी ट्राई इज वी डू अ 100%, बाकी रेस्ट इज अप टू गॉड एंड पेशेंट्स विल। तो हम तो अपना 100% देते हैं, बट सबको लिखित में गारंटी आप बिल्कुल बताइए, मैं 100% बताइए मैं खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं मिला उसको कहीं, तो वो वैसे भाग रहा था, एक कहीं इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भाग रहा था, कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया तो वहाँ से भी पड़ा रहा काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर वो आया किसी तरह से, किसी से पूछ पाछ के मेरे पास आया जैसे तैसे। तो एक्चुअली जो उसका रिवीजन प्रोसीजर था तो कॉस्टली ही, तो मैंने उससे कहा आयुष्मान कार्ड है, उसके पास नहीं था, तो मैंने कहा आप वही बनवा लें, उससे ही कुछ आपको मदद मिल सकती है। तो उसने चलो जैसे तैसे अप्रोच किया किसी भी के भी थ्रू, तो उसका आयुष्मान कार्ड फाइनली बन गया। फिर हम लोगों ने उसकी सर्जरी प्लान की और मतलब वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था काफ़ी, फिंगर्स क्रॉस थी हमारी टीम की पूरी कि ये चल पाएगा कि नहीं, इतनी उम्मीदों से हमारे पास आया है। और हमने उसका फाइनली सर्जरी प्लान किया। एक दो बार पोस्टपोन भी हुआ, उसकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी तो वो केस पोस्टपोन भी हुआ। तो कुछ लोग बोले इसको टालो यार, ये वैसे ही कॉम्प्लेक्स केस है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स केस में क्या ज़्यादा हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि जहाँ वाहवाही मिल रही नहीं उल्टा बुराई और मिल रही है 10, तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐसे चीज़ों में हाथ डाल दें। बट वो बार बार उसकी वाइफ मेरे से आके मिलती थी, तो आई थॉट वी शुड डू इट, है ना। तो हम लोग ने उसको किया ऑपरेट और फाइनली मतलब सब कुछ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अनइवेंटफुल रहा, अच्छे से वो मतलब टाँके कटा के घर गया। फिर धीरे धीरे फॉलोअप में आता गया और फाइनली जब 2.5 मंथ्स बाद वो खुद चलकर मेरे क्लिनिक पे आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, आई वॉज सो हैप्पी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और फाइनली आज वो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, ही इज़ वॉकिंग ऑन हिज लेग्स विदाउट एनी सपोर्ट। और इसके बाद वो उसने मुझे ऐसे कई पेशेंट्स दिए हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है और दिस वॉज अ कॉम्प्लेक्स वन, तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो आपको पता है सर, हमने स्पेशली मैंने क्यों सोचा कि मैं ये शेयर करवाऊँ, क्योंकि अभी तक जो दुआएं थी वो आपके माँ बाप की, आपके घर वालों की और उस पेशेंट की, अब जितने ये हज़ारों लोग देख रहे हैं उन सबकी दुआएं हैं सर आपके साथ। एक्चुअली सर वेरी गुड। सर ये तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं सर, ये बता दिए सर, ताकि हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहें। कैसा आप क्या मतलब जैसे क्या होता है ना, व्हाट टेस्ट डू ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स यूज, वो कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं वो, जैसे मान लिए जैसे आपने मुझे एमआरआई की, जैसे आपने एमआरआई भेज दिया, वो टेस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है आपको दिक्कत क्या है। अब जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि आप जैसे कोई चोट के बाद आए जी, तो चोट कहाँ की है उस पर डिपेंड करता है, कहीं जॉइंट की है तो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन वी गो विथ इज एक्सरे। क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोन में तो कुछ नहीं है, मतलब बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है या कोई माइनर या हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन और इजीली अवेलेबल है
दैट इज़ एक्सरे। एक्सरे। अब एक्सरे के बाद हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, फिर यदि उस ट्रीटमेंट के बाद भी उसको प्रॉब्लम रहती है या कुछ रहता है तो वी गो विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब फर्दर हायर इन्वेस्टिगेशन आर CT स्कैन, अच्छा, CT है स्कैन, ना, ठीक है। और MRI भी एक इनमें से हायर स्टडीज़ में ही आता ठीक है। है। और कॉमनली हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कॉमनली यही जो आप मैं बता रहा हूँ कि इनके कारण होते हैं। गठिया वाया आपने सुना होगा जी जी कि मल्टीपल जॉइंट पेन, ये भी एक कॉमन समस्या है जो मैं बताना भूल गया। मल्टीपल जॉइंट, उन बहुत से पेशेंट्स होंगे जैसे हाथों में दर्द, कलाई में दर्द, एल्बो में दर्द, शोल्डर, मतलब बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी स्मॉल जॉइंट में उनको पेन होता है। तो वो एक गठिया वाय है। गठिया वाय कॉमन टर्म है जो आमतौर पे यूज़ होता है, बट हमारे लिए वो भी आर्थराइटिस है। जैसे घुटने का आर्थराइटिस, वो भी एक तरह का आर्थराइटिस है ना। तो इसके लिए हम कई टेस्ट कराते हैं, जैसे कि CBC आप जानते ही होंगे, blood CBC, ESR हो गया, CRP हो गया, रिमेटॉइड के टेस्ट होते हैं, रिमेटॉइड फैक्टर, यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। और ऑर्थो पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम, विटामिन D इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब हमारे रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि हमें लगते हैं। सर, अर्थराइटिस क्या मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम है क्या, कि ये क्योरेबल है कि नहीं है? देखिए, समय से किसी भी चीज़ का इलाज लें तो वो क्यूरेबल है, बट लोग आमतौर पे आते ही इतना लेट हैं कि हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। हाँ, वो सारे अपने जो देसी इलाज होते हैं हाँ, ना, सब कुछ करने के बाद देसी नुस्खे, घरेलू नुस्खे, हल्दी, चूना, तेल, घी सब लगा लोगों के, जब वो हार जाते हैं कि इन सबसे अब ठीक नहीं हो रहा है, चलिए अब सर ये बिल्कुल ऑर्थोपेडिक। प्रैक्टिकल बात की है सर आपने, ये बिल्कुल। सर ये जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये नी पेन जो है सर, Yes. जैसे जो नी पेन होता है, जो जो परमानेंट क्योर है उसका, या कोई रिप्लेसमेंट है उसका सर, नी पेन का? क्या फाइनली क्या सर्जरी ही होती है क्या? देखिए, फाइनली तो सर्जरी ही है, बट अगर हम, वही मैं कह रहा था कि एक्चुअली क्या, नी पेन स्टार्ट होता है ना, ग्रेडिंग होती है किसी भी आर्थराइटिस की। जैसे नी का जो पेन का मोस्ट कॉमन कारण इंडिया में क्या है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा तो है नहीं कि सीधे ऑस्टियोआर्थराइटिस और आप नी रिप्लेसमेंट करा लो, जी। तो उसकी भी ग्रेडिंग होती है 1 to 5। अब पेशेंट आपके पास, यूजुअली जो मेरे पास पेशेंट आता है वो 4 या 5 स्टेज पे आता है। 1 to 3 पे वो सहता रहता है पेन। 1 पे आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, डॉक्टर से मिल लो, तो वो आपको जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इनसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो ग्रेड 1 या 2 को तो रिलीव कर देती है, बट फाइनली अगर आप ग्रेड 4 या ग्रेड 5 पे पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है एक्सेप्ट नी रिप्लेसमेंट। तो यूजुअली यही होता है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है 60 साल का, अब उसको दर्द शुरू हुआ 40 साल की उम्र से, 20 साल वो ऐसे ही इधर उधर घूम के निकाल देता है, या छोटे मोटे इधर उधर से दवाइयाँ खा के निकाल देता है। तो वो आता ही कि मुझे सर 20 साल से दर्द है, हल्का हल्का था, अब बहुत बढ़ गया है। मतलब उसको ये लगता है कि ये पेन अभी शुरू हुआ है 1 साल से, जब बढ़ गया है। तो मैं उसको बोलता हूँ बढ़ नहीं गया, आप ये बताइए शुरू कब से हुआ है। तब वो बताता है कि सर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो फाइनली अब जब वो स्टेज में आता है ना, तो हम हमारे पास एक ही वो ऑप्शन रहता है कि नी रिप्लेसमेंट। अदरवाइज आप टाइमली आते हैं ना, तो हमारे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट को प्रिकॉशंस बताते हैं कि उसको क्या नहीं करना है जिससे नी की लाइफ बढ़े। और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो मैंने आपको बताया था, बीच में टर्म यूज़ किया था, कार्टिलेज नी जॉइंट में, तो वो जो फ्लूइड बनाता है, तो इस फ्लूइड के भी रिप्लेसमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब फ्लूइड आता है रेडीमेड, दैट इज़ अ बिट कॉस्टली, बट ये है कि अब सर्जरी से तो सब अच्छा ही है। तो अगर आप सही स्टेज पे आते हैं तो हम वो फ्लूइड भी लोगों के घुटने में इंजेक्ट करते हैं, उससे भी काफ़ी घुटने की लाइफ बढ़ जाती है। यस, वी इंजेक्ट अ फ्लूइड दैट इज़ हाइलोरोनिक एसिड, तो उससे भी, बट वो ग्रेड या 2 या 3 में ही काम करता है। आप सीधे ग्रेड 5 में जाएंगे, बहुत से लोग ये भी ऐसे भी होते हैं कि ग्रेड 5 है और कहीं से उनको सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो मेरे पास आता है, सर वो इंजेक्शन लगा दीजिए, जबकि वो है ग्रेड 2 के लिए। हाँ, ग्रेड 2 या 3 में ही एडवाइजेबल होता है और वो ग्रेड 5 में आ गया। पेशेंट को सुनने में आता है तो उसको लगता है इंजेक्शन कोई जादू कर रहा है। तो मैं एक्सरे करा के देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके घुटने में ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है नी रिप्लेसमेंट। बट नी रिप्लेसमेंट से लोग इतना घबराते हैं कि क्या पूछो। सर नी रिप्लेसमेंट में कुछ बताइए ना, अगर आपने कुछ नी रिप्लेसमेंट किए हैं क्या आप? हाँ, यहाँ 2 ही हुए हैं एक्चुअली। यहाँ क्या पब्लिक बहुत डरती है नी रिप्लेसमेंट से, उनको लगता है कि पता नहीं उसके बाद हम जितना, अभी वो टेढ़े चल रहे हैं, लेकिन उनको लगता है उसके बाद हम चल भी पाएंगे कि नहीं। चलिए अच्छा है, आपके थ्रू मैं एक पब्लिक को ये भी देना चाहूँगा एक मैसेज कि नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सेफ सर्जरी है, और आजकल इतने अच्छे इम्प्लांट्स और इतना ईजी टेक्निक है कि यू आर वॉकिंग विद इन 4 आवर्स और विद इन 6 आवर्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट। पेशेंट को ये लगता है कि मैं इसके बाद चल भी पाऊँगा, बट ये है कि आजकल फास्ट ट्रैक सर्जरीज होने लगी हैं कि हम 4 या 6 आवर्स के बाद ही पेशेंट को चलवा देते हैं। और ये कुछ पेशेंट के ऊपर भी है कि पेशेंट कैसा है आपका। अगर पेशेंट जैसे बिफोर कमिंग टू मी ही इज़ एक्टिव डूइंग एवरीथिंग, तो गारंटी से ही कैन डू एवरीथिंग आफ्टर सर्जरी ऑल्सो। ठीक है। अब पेशेंट ही थोड़ा जैसे ओबीज है या उसकी लाइफस्टाइल ही वैसी है कि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंट को रिकवर होने में टाइम लगता है।
अदरवाइज फॉर हेल्दी एक्टिव पेशेंट नी रिप्लेसमेंट इज़ द बोन। उनके लिए मतलब मैजिकल वो है कि विद इन 1 day ऑफ नी सर्जरी दे कैन स्टार्ट वॉकिंग। बस थोड़ा रिकवरी में धीरे धीरे वॉकिंग अलाउ हो जाती है, बट नॉर्मल रूटीन में आते आते 2-2.5 महीना लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। तो सर आपने की है? हाँ हाँ, और दोनों ही सक्सेसफुल हैं? यस यस, बोथ पेशेंट्स आर डूइंग वेरी गुड। क्योंकि जब मैं सर से मिला था तो मैंने सर की, अब जो आपने अभी बताया मुझे नहीं लग रहा था कि वो वही वाला है जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है सर का। सर इंस्टाग्राम पे भी शायद आप कुछ वो डालते रहते हैं, सर का है एक पेज, और उसमें आपने, मेरे ख्याल में जो मैंने देखा था वो ये था कि एक बंदा आया हुआ है, गाँव का था, वो चल नहीं पा रहा था, वो 2-3 लोगों के साथ टंग के आया हुआ था, और जब आपने उसकी सर्जरी की तो वो खुद वॉक कर रहा था। स्पाइन सर्जरी का शायद केस रहा होगा, तो उसमें वही वो सीवियर पेन में था। मैंने जो शियाटिका बताया था ना, तो उसको शायद लेफ्ट साइड पे बहुत डिस्क बल्ज था जी। तो ये भी मतलब अगर एमआरआई पे ही डिसाइड किया था मैंने कि उसको इतना ज़्यादा डिस्क बल्ज है, ये बिना ऑपरेशन के जाएगा नहीं। एक्चुअली किसी चीज़ पे आप जैसे नर्व या एक मान लो सिंपल तौर पे बताता हूँ मैं कि पानी जा रहा है एक पाइप के थ्रू जी, आपने उस पर एक पत्थर रख दिया, तो अब आपको फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या तो पत्थर हटाना पड़ेगा या फ्लो को तेज़ करना पड़ेगा। तो वो जो हम इंजेक्शन आपने सुना होगा मिथाइल को न्यूरोकाइन मोस्ट कॉमनली सब लोग यूज़ करते हैं, तो वो B12 के इंजेक्शन देते हैं कि नर्व को स्ट्रेंथन करें। बट जब इतना बड़ा पत्थर है तो आप कितना भी फ्लो बढ़ा लो वो तो होगा नहीं, तो हमें पत्थर ही हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि उसी डिस्क को वहाँ से हटा देते हैं ताकि नर्व का जो रूट है वो पैसेज सिक्योर हो जाए, तो उस पर जो प्रेशर है वो हट जाए, और तब वो नॉर्मल काम करने लगती है। और जैसे ही वो प्रेशर हटा उसका पेन रिलीफ डे 1 से ही। सर ये चीज़ पता होनी चाहिए लोगों को कि जो आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो फ्लो हटाने के लिए कर रहे हैं या पत्थर को हटाने के लिए कि उससे चला जाए। तो अगर वो बल्ज ज़्यादा है तो वो पत्थर हटाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डन बाय ओनली सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन। काफ़ी आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। जो सबको अब क्वेरी होगी और क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की कि सर आप कहाँ आपकी क्लिनिक है और कहाँ आप किस टाइम तक देखते हैं, तो सर ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए सर। देखिए वैसे तो मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जी जी जी। हाँ, यहीं झांसी में। तो वहाँ टिल 2 PM आई एम वर्किंग देयर। आफ्टर दैट मेरा वहीं पे एक क्लिनिक है कनकने हॉस्पिटल में। अच्छा, कनकने हॉस्पिटल में भी आप देखते हैं? हाँ जी, और शाम को मिनर्वा मेरा क्लिनिक है ऑपोजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ आप आए हुए हैं जी। मैं तो एक शाम को मैं वहाँ टाइम देता हूँ थोड़ा सा जितना मिल पाता है। ठीक है। कोई सर हमारे प्लेटफॉर्म से आप मतलब एक ऐसा मैसेज, जो एक मैसेज हो जो व्यूअर्स और जो लोग ज़िंदगी भर याद रखें कि अगर हेल्दी, मतलब हेल्दी मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ जो एक जनरल फिजिशियन जो बोलते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड ही जी, कि ऐसा कौन सा एक ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं जो जिनको वो इस्तेमाल कर सकें ज़िंदगी भर और वो याद रख सकें, हाँ डॉक्टर निखिल जैन ने ये एडवाइस दी थी जिसको हमेशा के लिए अवॉइड करना है इस प्रॉब्लम। देखिए ऑर्थोपेडिशियन हेल्दी बोन्स और जॉइंट के लिए ही एडवाइस दे सकता है जी। तो मैं सिंपल एडवाइस इज दैट कि आप एक्टिव रहें, सारे मूवमेंट्स मतलब एक्टिव जॉइंट्स का जो भी जॉइंट्स के हेल्थ के लिए जो मेन चीज़ है उसको जॉइंट का मूवमेंट करना। जॉइंट का काम ही बॉडी में मूवमेंट करना होता है, तो आपको एक्टिव रहना है, उस जॉइंट के मूवमेंट्स करते रहना है, वेदर थ्रू द एक्सरसाइज, वेदर थ्रू वॉकिंग, वेदर थ्रू रनिंग और वेदर थ्रू स्पोर्ट्स। आपको बस मोबिलिटी मेंटेन करनी है। और उसके साथ साथ आप जैसे एज के साथ साथ एज जैसे जब बढ़ती जाती है तो कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स चालू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दवाई खा रहे हैं, लोग सोचते हैं कि इतनी दवाई खा के, कैल्शियम से एक बहुत कॉमन एक वो है मिथ कि कैल्शियम खाने से स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। तो एक ये भी बहुत कॉमन मिथ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कैल्शियम खाने से स्टोन हो जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम जो स्टोन होता है वो अलग टाइप के कैल्शियम से होता है, और जो हम नॉर्मली अपने डाइट में लेते हैं या मेडिसिन के थ्रू ऑर्थोपेडिशियंस एडवाइस करते हैं वो अलग कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कैल्शियम आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और विटामिन डी भी आपको वीकली बेसिस पे मेंटेनेंस डोज में लेना चाहिए फॉर योर हेल्दी वेलबींग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। और डू एक्सरसाइज रेगुलरली, जिम नहीं कहूँगा बट एक्सरसाइज इन एनी वे, नॉट वेट लिफ्टिंग ओनली, एनी एक्सरसाइज ऑफ योर ऑल द जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, बैक एक्सरसाइजेज, एवरीथिंग। तो ये एक एडवाइस है फॉर हेल्दी फ्रॉम ऑर्थोपेडिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया, और मुझे नहीं लग रहा है कि हमने कोई भी चीज़ छोड़ी है इसके अंदर। हमने बहुत सारे सवाल पूछे और सर ने बहुत ही मतलब एक तरीके से स्माइलिंग और कॉन्फिडेंस के साथ और एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया आपने, मुझे पूरा यकीन है। और सर एक बात और है, मैं सिर्फ क्योंकि बच्चे अभी और भी सवाल पूछे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आएंगे जो नीट और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी कोई ना कोई सवाल होगा। तो सर अगर मैं आपसे
इस पे ऑन कैमरा ही पूछूं कि सर अगर अगली बार मौका मिले तो क्या सर आप आएंगे सर हमारे प्लेटफॉर्म पे फिर बिल्कुल से? आना चाहूँगा मैं, क्यों नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।